अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, टॉपिक है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम थोड़ा जानने की और ध्यान से जानने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह बहुत आसान है और आप लोग मेरे साथ ये एंजॉय करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले जो कि हमने हेडिंग दी हुई है केमिकल इक्विलिब्रियम, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जाने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं जिसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। जिस तरह के हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। सो व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन? हम आमतौर पर यही कहते हैं कि दुनिया में हर जगह पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन बुक्स ये लिखते हैं और प्रैक्टिकल भी ये पॉसिबल है कि बाज़ अवकात ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि हम महसूस तो नहीं कर सकते और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम उसे मालूम कर सकते हैं कि वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते हैं। अगर हम मिसाल दें जिस तरह के हम वाटर को एवापोरेट करते हैं तो बज़ाहिरी तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कि वो एवापोरेट हो रहे हैं। अगर हम इसको बंद रखें किसी वेसल में, तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये तो एवापोरेट हो रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद हम ये महसूस करेंगे कि बस ये जितना पानी है ये सारा का सारा एवापोरेट हो चुका है। जब हम उसे ढक्कन को हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि ग्लास में या किसी बर्तन में जिसमें हमने लिया हुआ हो उसी में पानी रहते हैं। तो हमें हमारे लिए थोड़ी सी ये शौकें हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है कि बज़ाहिरी तो हमें बाहर से ये नज़र आ रहा था कि जितना पानी था वो तो एवापोरेट हो चुका था, लेकिन अभी तक ये पानी मौजूद है। जी हाँ, तो इस तरह रिएक्शन हैं जो पॉसिबल है। तो हम ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सप्लेन करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस में। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का जो जनरल कंसेप्ट है वो यही है कि जब हम दो चीज़ें लेते हैं जिसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और हम उसे कोई चीज़ बनाना चाहते हैं और जो बन जाए उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमारे पास जो रिएक्शन है ये तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब ये रिएक्शन शुरू कर देते हैं और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है कि जो प्रोडक्ट है वो आपस में दोबारा रिएक्ट होकर रिएक्टेंट बना लेते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि ये बैकवर्ड आ रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। जिस तरह का मैंने मिसाल दिया है, जैसे कि हम पानी को एवापोरेट करते हैं किसी ऐसे बर्तन में जिसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। सो हम डिफिनीशन के जरिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन सिंपली हम इसकी तारीफ और कंसेप्ट लिहाज से यही लिखते हैं, द रिएक्शन which do not go to completion, the reaction which do not go to completion, go to completion, go to completion and form product, और वो प्रोडक्ट बना लेते हैं and form product, the product react to reform a reactant is called a reversible reaction. ऐसे रिएक्शन जो पूरे नहीं होते हैं, मुकम्मल नहीं होते हैं और उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं और प्रोडक्ट फिर दोबारा रिएक्ट होके हमें क्या देते हैं, रिएक्टेंट देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। बस ये डिफिनेशन थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के लिहाज से। जिस तरह के हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, किस्म का सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम ये देखें कि अगर हम हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिला लेते हैं तो वो बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। लेकिन ये रिएक्टेंट है इस तरफ वाले और ये प्रोडक्ट है। हमने दो रिएक्टेंट लिए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, और हमने यहाँ पे बना लिया है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं और प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो जितना हमारा वो होता है कि हम वो प्रोडक्ट बना ले, वो नहीं बनता। तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट आपस में SO3 आपस में रिएक्ट होके वो फिर से बना लेते हैं ऑक्सीजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हम बोर्ड में इस तरफ लिखते हैं कि ये रिवर्स होके बना लेते हैं रिएक्टेंट। इसी तरह हमारे पास है हाइड्रोजन गैस है। अगर हम इसको आयोडीन के साथ मिला लें, चूँकि आयोडीन लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर हम उसको लिक्विड फॉर्म में बनाएं, ये हमारे पास बना लेते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड स्टेबल नहीं है, वो दोबारा वापस होके हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बनाता है। तो ये कुछ एग्जांपल थे रिवर्सिबल रिएक्शन के। अब हम इस बेस पे एक्सप्लेन करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को। हमारे पास तीन टर्म्स है, एक टर्म्स है इक्वालिटी और एक है इक्विलिब्रियम। इक्वालिटी वो होता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में इक्वल्स होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमने 50 आदत में रिएक्टेंट ली है और 50 आदत में प्रोडक्ट बने, तो ये इक्वल होते हैं। बल्कि इसके बरक्स जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है वो मुख्तलिफ है। जैसे कि इक्विलिब्रियम इस तरह बनता है कि अगर रिएक्टेंट 10 हो तो प्रोडक्ट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, फिर वो प्रोडक्ट दोबारा रिवर्स होकर रिएक्टेंट बना लेते हैं। तो इसकी जो रेशो है ये इक्वल नहीं होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट ज़रूर होते हैं।
कांस्टेंट होके ये चीज़ें बना लेते हैं। तो हम यूँ इसकी डिफिनीशन ये लिखते हैं व्हेन द रिवर्सिबल रिएक्शन, और हम इसकी तारीफ इधर ही लिखते हैं लेकिन हम कुछ एडिशन करते हैं इसमें। व्हेन द रिएक्टेंट combine form product combine form product and the product react to reform reactant by keeping temperature and pressure constant। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेते हैं और प्रोडक्ट रिवर्सिबली रिएक्ट होके वो दोबारा बना लेते हैं रिएक्टेंट। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि हमने जो टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, और जो प्रेशर वहाँ पे होता है वो कांस्टेंट होता है, वो हमने कांस्टेंट लेना होगा। अगर हम ये कांस्टेंट ना हो हमारे पास तो इक्विलिब्रियम बिल्कुल भी हमारे पास नहीं बनेगा, क्योंकि उधर कंडीशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह होता है। अच्छा, तो अब हम जानेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम को एक जनरल इक्वेशन के ज़रिए। हम ये तस्वर कर लेते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, जैसा कि एक ए है और एक बी है। एक कोई सा भी एलिमेंट होता है, कौन सा भी केमिकल होता है, नमक भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, एनीथिंग ये हो सकता है। अगर हम 2 रिएक्टेंट ले लेते हैं और हम उससे कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है कि हमारे पास ए रिएक्टेंट कंबाइन होकर बी के साथ बना लेते हैं प्रोडक्ट सी एंड डी। अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो बेटर रहेगा। अगर हम एक्स और वाई प्लेन पे ले लेते हैं प्रोडक्ट और रिएक्शन, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे रिएक्टेंट है और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है सी प्लस डी। शुरुआत में अगर हम देखें तो अच्छा सॉरी, अगर हम देखें तो ये हमने उल्टा लिखा हुआ है। ऊपर जो है वो रिएक्टेंट है और नीचे जो है प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा सी प्लस डी और ये होगा हमारे पास ए प्लस डी। अगर हम शुरुआत में देखें, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ हो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ना होने के बराबर है, मतलब जीरो, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास जीरो इंडिकेट करता है और ये पीक पे है, इन्फिनिटी पे है। तो मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं। तो एक ऐसा स्टेप आ जाता है कि जहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो दोबारा से रिएक्ट होकर रिएक्टेंट बना लेते हैं। तो जो कंसंट्रेशन होते हैं, अगर हम यहाँ पे देख लें रिएक्टेंट की, तो ये कांस्टेंट जा रहा है, और अगर हम प्रोडक्ट की देख लें तो वो भी कांस्टेंट जा रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है नीचे आके, मतलब उसके बाद ये कांस्टेंट हुआ है, मतलब इसकी मिकदार में अभी कोई कमी नहीं आ रही। और अगर हम प्रोडक्ट देखें तो यहाँ पे पीक पे हैं, उसके बाद ये जो है कांस्टेंट हुआ है। इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ से दोबारा जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो जो मिकदार है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का ये कांस्टेंट है, बराबर नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, या हम ये कहते हैं कि अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होता है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी होते हैं। कंडीशंस फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश हो सकता है। तो पहले तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस वेजल्स में या कंटेनर में हमारे पास रिएक्शन हो रहा है वो क्लोज्ड हो, वो सील्ड हुआ हो, उसके बाद हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम का अमल है ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो हमारे पास जो वेजल्स है वो कीप क्लोज, वो क्लोज होगा। अगर क्लोज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट रेट होकर प्रोडक्ट में चले जाएंगे और प्रोडक्ट टूट जाएंगे। तो हमारे पास मकसद ही हमारा यही कि हम प्रोडक्ट बना लें। सो इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी है कि जो वेजल्स है वो क्लोज्ड हो। दूसरी बात यह है कि इक्विलिब्रियम पे कैटालिस्ट का कोई असर नहीं होता। हाँ, वो क्या कर देता है, जो टाइमिंग का रिएक्शन का होता है वो थोड़ा कम कर देते हैं, बाकी उसमें कोई किरदार नहीं होता इक्विलिब्रियम में। हाँ, अगर हम ये कहें कि एक रिएक्शन हैं वो होता है नॉर्मली 10 मिनट में, अगर हम उसी रिएक्शन में कैटालिस्ट इस्तेमाल करें तो हम वही जो कंसंट्रेशन हैं प्रोडक्ट का वो हम 2 मिनट में भी अचीव कर सकते हैं अगर हम कैटालिस्ट यूज़ करें। तो ज़रूरी है कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम परफॉर्म करने के लिए कोई कैटालिस्ट हो, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम अच्छी तरह इस्टेब्लिश होगा।
उसके अलावा जो कंडीशंस है, जैसा कि हमारे पास टेम्परेचर है और प्रेशर जो है, ज़ाहिर सी बात है जो रिएक्शन हम जिस टेम्परेचर पे कर रहे होते हैं वो हमने कांस्टेंट रखना होता है ताकि वो कांस्टेंट रहे, बरकरार रहे। अगर वो कांस्टेंट ना हो तो ज़ाहिर सी बात है अगर डाउन हो जाता है तो रिएक्टेंट की जो रिएक्शन स्पीड्स है वो डाउन होगा और प्रोडक्ट कम बनेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिएक्टेंट मज़ीद रिएक्शन तेज़ी से करेंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो जो रिएक्शन होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए वो पहला शर्त ये कंडीशन में कि टेम्परेचर अपने कांस्टेंट रखना होगा। अगर कांस्टेंट ना हो तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एस्टेब्लिश नहीं होगा। और दूसरा है प्रेशर, मतलब प्रेशर भी हमने कांस्टेंट अगर हम 1 एटमॉस्फेयर पे कर रहे होते हैं तो वही 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया या फिर कम हो गया वो आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रेशर ज़्यादा हो या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा और प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ तक सिर्फ हमें ये सीखना है कि जो कंडीशंस होते हैं वो हमने कांस्टेंट रखने होते हैं। थैंक यू। अगर आप लोगों ने टॉपिक एंजॉय किया हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो यहाँ आए और हमारे साथ ऑनलाइन जो टॉपिक्स है, जो सीरीज़ है वो एंजॉय करें। थैंक यू।